नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जो हमारे वॉटसन एंड क्रिक हैं, उन्होंने दिया था हमारे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट, जिसको हम आज तक पढ़ के आ रहे हैं एज आर डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। आ रही है बात समझ में? जहां पर हमने देखा था कि जो डीएनए है उसके पास में क्या है, दो स्ट्रैंड्स हैं, राइट, एंड वो दोनों स्ट्रैंड्स ही कैसे हैं, दोनों स्ट्रैंड्स ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। कैसे स्ट्रैंड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला था? वॉटसन एंड क्रिक ने ये बोला कि जो हमारा डीएनए है, जो क्या है, हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। ठीक है, बात आ रही है समझ में? साथ ही में उन्होंने क्या बोला था कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। एंड साथ ही में क्या फॉलो करते हैं? एंड साथ ही में फॉलो करते हैं बेस पेयरिंग। तो जब हमने बेस पेयरिंग बोली थी, तो बेस पेयरिंग से हमें ये बात समझ आई थी कि अगर हमारे को एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस निकाल सकते हैं। यस और नो, राइट। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या है, ये स्ट्रैंड है। अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो हम तो ये तो पढ़ ही चुके हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे। यस और नो, डीएनए के सेलिएंट फीचर में पढ़ा था। एंड दूसरा स्ट्रैंड कैसे होगा, यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमेशा हमारा ओरिएंटेशन जो रहेगा ना रीडिंग का, वो एक ही रहेगा। रीडिंग फ्रेम हमेशा हमारा एक ही रहेगा। अगर हम यहाँ से उस तरफ रीड कर रहे हैं तो ऊपर वाला हमारा क्या है, पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और नीचे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है हमारी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। मतलब कि हमारे दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर यहाँ पर ए टी जी सी सी अगर हमारे पास सीक्वेंस है तो हमें पता है कि जो ए है वो टी से बाइंड करेगा, जो टी है वो ए से बाइंड करेगा, जी बाइंड करेगा सी से, और सी बाइंड करेंगे जी से। क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ के आए हैं कि जो प्यूरिन है वो पिरिमिडीन से बाइंड करेगा, और हमेशा ऐसे ही रहेगा। तभी तो हमारे को वो क्या याद आता है, अर्विन शरगॉफ का रूल याद आता है कि एक प्यूरिन, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, पिरिमिडीन होंगे। याद आ रहा है लास्ट क्लास का, है ना? तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर अगर हमारे को एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी है, बेस पेयरिंग है। तो ए के ऑपोजिट टी, टी के ऑपोजिट ए, जी के ऑपोजिट सी, सी के ऑपोजिट जी, एंड सी के ऑपोजिट जी। यही आएगी बात, यही आएगी। तो ये वॉटसन एंड क्रिक भी अपने मॉडल से देके गए थे, ठीक है। एंड वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि ये हेलिक्स फॉर्म में होता है, वो घूमी हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके फॉर्म में होता है, जिससे कि हमने पिच पता करी थी। पिच क्या थी हमारी? पिच थी हमारी 3.4 नैनोमीटर, यस, पर टर्न। कितना राइज पर टर्न आता है, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी निकाले थे। नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न कितने थे? बेस पेयर्स पर टर्न 10 बेस पेयर्स थे, यस और नो। एंड हमने देखा फिर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, यस और नो। तो इसमें हमने क्या किया था, इसको इससे डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास क्या आ गया था, 0.3 4 नैनोमीटर, यस और नो। ये सारी बातें याद आ गई, हमने लास्ट क्लास के सेलिएंट फीचर्स में पढ़ी थी। अब हमारे पास आता है कि जो हमने वो सेलिएंट फीचर्स पढ़े थे वो क्यों पढ़े थे, क्या ही करना है डीएनए को जानकर। पर हमारे को जब रेप्लिकेशन पढ़ना पड़ता है, मतलब कि हम ये बोलते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक सेल है, हमारे पास में क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये सेल डिवाइड करके क्या बनाता है,
डिवाइड करके बनाता है 2 सेल। पहले तो इसमें क्या होएगा, जो इसके अंदर का न्यूक्लियस होएगा वो डिवाइड करेगा। यस और नो? आ रही है बात समझ में? इसके अंदर हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है हमारे पास में, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मटेरियल है। क्या है, ये डीएनए मटेरियल है। यस और नो? ठीक है। अब जब हमारा न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस अपने साथ में और किसको डिवाइड करके लेकर जाता है, अपने डीएनए को भी डिवाइड करेगा ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर अगर हमारे पास 2n है हमारी प्लॉइडी, तो यहाँ पर हमारे पास अभी तो हम क्या कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं। तो माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन होएगा। तभी तो क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसको अगर हम थोड़ा सा बाहर निकाल के ज़रा इसको देखें, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपके ये 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, जो डीएनए दिख रहा है, इसके स्ट्रैंड्स ऐसे अलग अलग होंगे। क्या होंगे, पहले तो इसके स्ट्रैंड्स अलग अलग होंगे और फिर इनके ऊपर क्या होएगा, एक एक नया स्ट्रैंड बनेगा। यही बात करी थी हमने कि जो हमारा डीएनए है, जब वो रेप्लिकेट करता है, जब डीएनए हमारा रेप्लिकेट करता है, तो उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और एक टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, और उसके ऊपर फिर क्या बनता है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बनता है। यही पढ़ा था हमने। तो हमारे पास क्या होगा, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होएगा तो एक स्ट्रैंड डीएनए का ये लेकर जाएगा, एक डीएनए का स्ट्रैंड हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस लेकर जाएगा। यस और नो? ऐसे ही होता है हमारा, ऐसे ही होता है सेल डिवीजन। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, क्या बना लेंगे, डॉटर सेल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, डॉटर सेल्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस। अब इसके पास भी क्या है, इसके पास भी हमारे पास में डीएनए है, जितना पहले वाले पेरेंट के पास में था, और इसके पास भी सेम है। यस और नो? यस और नो, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये दोनों क्या हैं, डॉटर सेल्स हैं। ये दोनों क्या हैं, इस पेरेंट की डॉटर सेल्स हैं। ये क्या है, ये पेरेंट है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है और डॉटर सेल्स बनी है। ये भी 2n बनी है, ये भी 2n बनी है, क्योंकि माइटोसिस हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ है। मतलब जितना डीएनए, जितने क्रोमोसोम्स यहाँ थे, उतना ही डीएनए, उतने ही क्रोमोसोम्स इन दोनों में होंगे। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो ये क्या था, दिस इज हाउ आवर डीएनए रेप्लिकेशन वर्क्स। बात समझ आ गई? ठीक है। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि भाई हमारे पास में क्या है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक का होगा, और एक का होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंटी पैरेलल होएगा। ये क्या है हमारा, दिस इज आवर पेरेंट डीएनए। ये क्या है, पेरेंट डीएनए है। अब इसका क्या होएगा, रेप्लिकेशन होएगा। इसका क्या होएगा, रेप्लिकेशन होएगा। दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एंड दे विल एक्ट एज टेम्पलेट्स, दे विल एक्ट एज टेम्पलेट्स, जिससे कि इसके ऊपर आकर क्या हो सके, रेप्लिकेशन हो सके। यस और नो? और फिर क्या होएगा, यहाँ पर एक सिंथेसिस होएगा दूसरे स्ट्रैंड का। क्या होएगा, दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस होएगा, राइट। और ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी होएगा। ये भी क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। ठीक है, ये पेरेंट डीएनए है और वो दोनों क्या बन गए हमारे, डॉटर डीएनए। क्या बन गए, डॉटर डीएनए। और ये दोनों कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे टू दी पेरेंट। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे टू दी पेरेंट। अभी यहाँ पर हमने कलर इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चल सके कि पेरेंट से कौन सा डीएनए आ रहा है और नया कौन सा बना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखें, तो सीक्वेंस हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि कैसे हमारे पेरेंट डीएनए से जो दोनों डॉटर बनती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है ना, तो एक बार जाना, लास्ट क्लास को एक बार बढ़िया तरीके से देख कर आना, तभी इस क्लास में बैठना, और इस क्लास को पढ़ने के बाद में ही आप इसकी नेक्स्ट क्लास को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो हम अभी कर रहे हैं वो हम डीएनए रेप्लिकेशन का बेस बना रहे हैं। मेजरली हमारा बेस बना था लास्ट क्लास में, और
इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की जो कि हमारे साइंटिस्ट करके गए थे। अब बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों करके गए थे। क्योंकि हमारे को जो वॉटसन एंड क्रिक हैं वो ये बोल के गए थे कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो ये बड़ा नया सा नाम था। क्या नाम था ये? सेमी कंजर्वेटिव। कैसा है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। बात समझ में आ रही है? अब हम तो सारे साइंटिस्ट को जानते हैं, साइंटिस्ट के जैसे ही कान में एक नया वर्ड पड़ता है वो उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स करने निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि जो आपका डीएनए के रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जो नए डॉटर डीएनए बनेंगे उनमें एक स्ट्रैंड तो 50% डीएनए तो किसका होगा? पेरेंट का होगा, और 50% डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड होएगा। बात आ रही है समझ में? बात आ रही समझ में? तो इसी को ही प्रूव करने के लिए हमारे साइंटिस्ट निकल पड़े। अब क्या हुआ, हमारे पास में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट है। तो डीएनए भी हमारे पास दो हैं, एक प्रोकैरियोटिक डीएनए है, एक यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है। और दोनों में ही क्या है? रेप्लिकेशन हो रहे हैं। अब आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने ऑर्गेनाइज तो है नहीं, ठीक है, और इतने उनमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस भी नहीं होते। तो बहुत सिंपल सा उनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप छोटा सा उनमें रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उनका डीएनए भी इतना बड़ा, डीएनए कितना बड़ा है उनका? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स का है, 2.2 मीटर्स का है। ये सब हम लास्ट क्लास में कैलकुलेट करके जा चुके हैं। जबकि हमारे प्रोकैरियोट्स में तो 1.36 mm का डीएनए होता है, जिसमें कि 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर हमारे पास दो साइंटिस्ट आए। क्या आए? दो साइंटिस्ट आए। एक आए हमारे पास में कौन? मेसेल्सन। कौन आए? एक आए हमारे पास में मेसेल्सन एंड दूसरे हमारे पास में आए स्टाल, ठीक है। अब इन लोगों ने प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूव करना का सोचा कि बताते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है क्या वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है या नहीं करता है। यस, तो इन्होंने 1958 में क्या किया? प्रूव किया कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले लिया एक ई कोलाई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक करना था। तो प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर सबका जो पसंदीदा ऑर्गेनिज्म है ना वो कौन है? ई कोलाई है, ठीक है। ई कोलाई को इन्होंने क्या किया? ई कोलाई को इन्होंने एक मीडियम में ग्रो किया। क्या किया? एक मीडियम में ग्रो किया, ठीक है। एंड ये जो मीडियम था, ठीक है, ये मीडियम में क्या डाला गया था या ये मीडियम किसका था? ये मीडियम था आपके अमोनियम क्लोराइड का। किसका था? अमोनियम क्लोराइड का था। आ रही है बात समझ में? अब इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज किया गया था दैट वाज अ हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि ये हेवी आइसोटोप यूज किया गया था नाइट्रोजन का, ठीक है। एंड दिस वाज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स हमारे पूरे मीडियम में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना उसके दो क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। जो नॉर्मल वाला होता है, जो क्या होता है? नॉर्मल होता है, जो यूजुअली हमारे को नाइट्रोजन मिलता है वो मिलता है 14N, ठीक है। N14 हमारे को आइसोटोप मिलता है। और जो दूसरा हेवी आइसोटोप होता है, जो हमारे को हेवी आइसोटोप मिलता है वो मिलता है 15N, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? जो मीडिया बनाया मेसेल्सन एंड स्टाल ने वो इसका बनाया और इसके अंदर ई कोलाई को क्या करवाया? ग्रो करवाया। बात आ रही है समझ में? इसमें क्या करवाया? ई कोलाई को ग्रो करवाया।
अब क्या हुआ, इन्होंने ई कोलाई को बहुत सारी जनरेशन्स तक इसमें ग्रो करवाया, बहुत सारी जनरेशन्स तक इसमें ग्रो करवाया इसी मीडियम में, ठीक है। एंड जो ये NH4Cl था 15 था, दैट्स दी ओनली नाइट्रोजन सोर्स। क्या है? ओनली नाइट्रोजन सोर्स था हमारा, किसके लिए? हमारे बैक्टीरिया के लिए। तो हमारा जो बैक्टीरिया ग्रो करा उसका जब डीएनए देखा गया तो उसका डीएनए किससे बना हुआ था? हमारे हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन से बना हुआ था। आ रही है बात समझ में? तो हम जो इकोलाई का डीएनए बनाएंगे हेवी आइसोटोप से बना हुआ, वो हम कैसे बना रहे हैं कि हमारा एक इकोलाई का सेल है ये, ठीक है। ये क्या है? इकोलाई का सेल है जो कि NH4Cl N15 वाले आइसोटोप में, हेवी आइसोटोप में ग्रो कर रहा है। और इसके अंदर हमारा क्या है? इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोइड है। प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियोइड है ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलना है, कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलना है। यहाँ पर क्या है? हमारे पास में न्यूक्लियोइड है एंड यहाँ पर हमारे पास में ये N15 वाला हेवी आइसोटोप वाला डीएनए है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस सेल से हमने इस सेल को यहाँ से लिया और इनको फिर किस में ग्रो किया? इनका मीडियम चेंज कर दिया। क्या किया? पहले तो बहुत सारी जनरेशन्स तक यहाँ पर ग्रो किया, ठीक है। अब इसका मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम रिप्लेस करके क्या किया? एक नए मीडियम में डाल दिया इस इकोलाई सेल को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिया एक मीडियम, राइट, क्या लिया इन्होंने? एक मीडियम लिया एंड ये मीडियम इस बार किसका बना हुआ था? ये मीडियम इस बार बना हुआ था नॉर्मल नाइट्रोजन आइसोटोप का। किसका? नॉर्मल नाइट्रोजन आइसोटोप का, NH4Cl। ये जो N14 है ये क्या है? ये नॉर्मल आइसोटोप है, नॉर्मल आइसोटोप है, ठीक है। ये लिया और बाहर वाले इकोलाई को, जो क्या है, जो पिछले एक्सपेरिमेंट में इकोलाई था उसको यहाँ डाल दिया। उस इकोलाई में क्या था? उस इकोलाई का अगर हम यहाँ डायग्राम बना के देखें ताकि आपको बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाले इकोलाई को हम लेंगे, इस इकोलाई को हम लेंगे, इसका हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस बना ले, न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में हमारा कौन सा डीएनए है? वो 15N वाला डीएनए है, यस, ठीक है। अब इसमें इंक्यूबेट कर दिया और इसमें ग्रो किया। कितनी देर तक ग्रो किया? 20 मिनट्स तक ग्रो किया, ठीक है। क्या किया? 20 मिनट्स तक ग्रो किया, राइट। तो इन्होंने क्या किया? पहले 20 मिनट्स तक ग्रो करके देखा, 20 मिनट्स तक ग्रो किया और 20 मिनट के बाद में इसमें से क्या निकाला? एक सैंपल निकाला। क्या निकाला? एक इकोलाई का सैंपल निकाला, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि जो हमारा क्या है? इकोलाई है, वो 20 मिनट्स में, अराउंड 18 to 20 मिनट्स में क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है, ठीक है। तो पहली जनरेशन बन गई। अब यहाँ पर फिर क्या किया? इसी में से अराउंड 40 मिनट्स बाद, कितने मिनट्स बाद? 40 मिनट्स बाद ये जो यहाँ पर 20 मिनट्स में बने होंगे ना, इनको क्या किया? इनका सैंपल निकाला, ठीक है। दिस वाज सैंपल 2, ठीक है। ये क्या था? दिस वाज सैंपल 1 एंड दैट इज सैंपल 2। और इस सैंपल 2 को हम क्या बोलकर जा रहे हैं? जनरेशन 2 बोलकर जा रहे हैं। क्या बोलकर जा रहे हैं? जनरेशन 2 बोलकर जा रहे हैं या सेकंड जनरेशन बोलकर जा रहे हैं। बात आ रही है समझ में? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस वाले इकोलाई का डीएनए निकाला, फिर इन्होंने क्या किया? 20 मिनट्स वाले फर्स्ट जनरेशन का डीएनए निकाला और फिर उन्होंने सेकेंड जनरेशन का डीएनए निकाला एंड इनको क्या किया? इनको अलग अलग किसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन किया? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। किसके अंदर? सीजियम क्लोराइड के अंदर। बात समझ में आ रही है? इन सारे सैंपल्स का अगर हम इसको बोलें कि ये हमारा ओरिजिनल इकोलाई है, ठीक है,
ये ओरिजिनल इकोलाई जो कि हेवी आइसोटोप के मीडियम पे ग्रो किया है बहुत सारे जनरेशंस तक, इसको हम ले लेते हैं हमारा जीरो, ठीक है, हमारा जीरो सैंपल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, वो हमारी सेकंड जनरेशन हो गई। अब क्या हुआ, हमने क्या लिया, जीरोथ जनरेशन से भी डीएनए सैंपल लिया, क्या लिया, डीएनए सैंपल लिया, डीएनए सैंपल। फिर हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट जनरेशन से भी डीएनए सैंपल लिया, क्या लिया, डीएनए सैंपल लिया। और हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन से भी डीएनए सैंपल ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इन सबको अलग अलग क्या किया, इन सबको अलग अलग सेंट्रीफ्यूज किया, क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज किसमें किया, सेंट्रीफ्यूज करा गया इन सीजियम क्लोराइड, किसमें, सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, क्या किया गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है, आपके मॉलिक्यूल्स को, जो भी आपके एक मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए एक बिल्कुल ही लाइट है, एक थोड़ा इंटरमीडिएट है और एक बिल्कुल हैवी है, इसको क्या कराते, बहुत तेज स्पीड पे घुमाते हैं, तो क्या होता है, जो बिल्कुल हल्का होता है ना वो ऊपर आ जाता है, जो इंटरमीडिएट वाला है वो बीच में आ जाएगा और जो हैवी होगा वो नीचे बॉटम पे सेटल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या है, सीजियम क्लोराइड के में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया गया, बात समझ में आ रही है। अब हमारे को इनके क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिले हमारे को। तो हमारे को सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसमें क्या क्या मिला। तो जीरोथ जनरेशन का डीएनए सैंपल, ठीक है, एक तो इसका रिजल्ट हमारे को मिलेगा, यस इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर हमारे को क्या मिलेगा, फर्स्ट जनरेशन के डीएनए सैंपल का रिजल्ट मिलेगा, यस और नो। और फिर हमारे को क्या मिलेगा, सेकेंड जनरेशन के डीएनए सैंपल का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे मिले, राइट, ये आपकी एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ये आपके दूसरे सैंपल की सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, और ये आपके तीसरे सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ठीक है, तीसरे सैंपल की सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपके पास में जीरोथ डीएनए का सैंपल था उसका बैंड कहाँ मिला, उसका बैंड हमें मिला बिल्कुल नीचे, कहाँ मिला, बिल्कुल ट्यूब के नीचे बैंड मिला। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फिर हमारे को जब हमने जीरोथ डीएनए को किस में डाला था, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड में डाला था, किस में डाला था, नॉर्मल आइसोटोप वाले अमोनियम क्लोराइड में डाला। और उसके बाद हमने 20 मिनट्स के बाद क्या देखा, सैंपल निकालिया और इसका हमने क्या लिया, डीएनए सैंपल लिया। तो इसमें हमारे को कैसे बैंड मिला, इसमें हमारे को बीच में बैंड मिला, कहाँ मिला, एक बैंड बीच में मिला, ऐसे बैंड मिला, ठीक है, ऐसा बैंड मिला है, यस। एंड फिर हमने जो सेकेंड सैंपल लिया था, किससे, सेकेंड जनरेशन वाले डीएनए का सैंपल लिया, जो कि आफ्टर 40 मिनट्स था, जो कि आफ्टर 40 मिनट्स था। इसमें हमारे को क्या मिला, इसमें हमारे को बैंड मिला, एक सेंटर बैंड मिला, क्या मिला, एक सेंटर बैंड मिला, और हमारे को एक बैंड मिला, और हमारे को एक बैंड मिला लाइट डेंसिटी पे, मतलब ऊपर ऊपर हमारे को बैंड मिला, कैसे मिला, लाइट डेंसिटी पे, ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इनके सेल के अंदर घुस के देखते हैं कि किसमें कौन कौन से डीएनए प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, हमारी जो बहुत सारी जनरेशंस ग्रो कर रही थी ई कोलाई वाली, जो कि हमारे किस पे ग्रो कर रहे थे, ई कोलाई, हमारा क्या, जो ई कोलाई ग्रो कर रहा था सिर्फ और सिर्फ किस पे, हेवी आइसोटोप वाले मीडियम पे, इसका हम डीएनए लेते हैं। तो इसका डीएनए हमारे पास कैसे था, इसका डीएनए हमारे पास कुछ ऐसा होगा, यस, एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड,
दोनों ही स्ट्रैंड में क्या थे, 15N वाला आइसोटोप था। भाई डीएनए में N क्यों आ रहा है, दिमाग लगा रहे हो, डीएनए में N क्यों आ रहा है, क्योंकि डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस है। प्यूरीन और पिरिमिडीन में प्यूरीन पर 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, बताया था। और पिरिमिडीन में 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। तो जो भी नाइट्रोजन डीएनए में हमारे इकोलाई में लगा वो कौन सा लगा, हेवी आइसोटोप वाला लगा, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए का डेंसिटी था, जो डीएनए था वो कैसा हो गया था, हेवी डीएनए बन गया था, क्योंकि जो आइसोटोप था वो कैसा था, हेवी था। जो नाइट्रोजन कैसा था, वो भारी था। तो भारी नाइट्रोजन वाला आइसोटोप लगा है जिससे हमारा डीएनए बना है। इसलिए डीएनए का बैंड कहाँ शो हो रहा है, ट्यूब के बिल्कुल नीचे नीचे। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यस और नो, ठीक है, बिल्कुल नीचे मिला। अब जब हमने इस इकोलाई को उठाकर किस में डाल दिया था, इस इकोलाई को उठाकर हमने डाल दिया था नॉर्मल आइसोटोप वाले अमोनियम क्लोराइड में, 14 आइसोटोप वाले में, एंड 20 मिनट्स बाद हमने एक सैंपल निकाला। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या बोला था कि 20 मिनट्स में आपका इकोलाई डिवाइड कर लेता है। तो इकोलाई के एक सेल में डिवीजन कैसे होगा, दिखाया था मैंने कि 2 सेल डिवाइड कर, कैसे एक सेल डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। और क्या होता है, हमारे जो दोनों स्ट्रैंड्स है, ये पेरेंट स्ट्रैंड था, यस और नो, क्या था, पेरेंट स्ट्रैंड था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पेरेंट स्ट्रैंड, एक पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है, राइट। कौन सा, एक पेरेंट स्ट्रैंड, मान लीजिए जिसकी हम पोलैरिटी लिख देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस वाले की क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो एक हमारे पास कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, और दूसरी तरफ स्ट्रैंड कौन सा है हमारा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला। ऐसे ये सेपरेट हो जाते हैं। अब इन पे क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास में मीडियम कौन सा है, नॉर्मल आइसोटोप वाला है, कौन सा है, नॉर्मल आइसोटोप वाला है। तो अब जो बैंड बनेगा हमारे पास में वो ऐसा बनेगा, यस और नो, ऐसा बनेगा। आ रही है बात समझ में। तो जो पिंक वाला है वो कौन सा है, पिंक वाला हमारे पास में N15 वाला है, और जो वाइट वाला है वो हमारे पास में कौन सा है, N14 आइसोटोप वाला है, यस और नो। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा डॉटर डीएनए बना है उसमें एक बैंड हमारे, एक स्ट्रैंड हमारे पास N14 वाला है, और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास में कौन सा है, N15 आइसोटोप वाला है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट जनरेशन आई है उसमें दोनों कैसे मिले हमारे को, मिक्स्ड मिले ना, हाइब्रिड डीएनए मिले ना, यस और नो, कैसे मिले, हाइब्रिड डीएनए। मतलब एक N15 वाला आइसोटोप का स्ट्रैंड है, एक N14 वाले आइसोटोप के स्ट्रैंड का हमारा डीएनए बना है, यस और नो। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, राइट। तो हमारे को जो बैंड मिला वो यहाँ पर सेंटर में मिला। कहाँ मिला, जैसे हमारे को पहले कहाँ मिल रहा था, हैवी में मिल रहा था, अब हमारे को कहाँ मिल रहा है, बीच में मिल रहा है, जो कि आपको क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट डेंसिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, इंटरमीडिएट डेंसिटी। किसकी होगी ये इंटरमीडिएट डेंसिटी, हाइब्रिड डीएनए की। किसकी होगी, हाइब्रिड डीएनए की। अब हमने जो सैंपल लिया था किसके बाद में, 40 मिनट्स के बाद में। ये वाला इकोलाई कौन सा है, ये वाला इकोलाई का सैंपल है हमारा कौन सा, जो ग्रो किया है 14N आइसोटोप में, NH4 अमोनियम क्लोराइड में, राइट। एंड इसका सैंपल हमने कितनी देर बाद लिया, 40 मिनट्स बाद लिया, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम इसके स्ट्रैंड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा पेरेंट हो जाएगा, पहले ये पेरेंट था फिर ये डॉटर था, अब ये पेरेंट है और फिर डॉटर होएगा, यस और नो। इसी का ही तो हम आगे देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिवाइड हुआ है 20 मिनट्स के बाद, ये कैसे डिवाइड करेगा और दिखेगा आफ्टर मोर 20 मिनट्स। टोटल कितने हो गए, 40 मिनट्स हो गए, ठीक है। बात आ रही है समझ में। अब हम बनाएंगे एक स्ट्रैंड इसका ये और एक स्ट्रैंड इसका, आ जाओ बना लेते हैं। तो एक स्ट्रैंड हमारे पास तो ये किसका आ जाएगा, N15 का आ जाएगा। इस वाले का ये भी तो 2 में डिवाइड होंगे, और फिर क्या आएगा, एक स्ट्रैंड हमारे पास इसका आएगा जो कि N14 का था। आई बात समझ में। फिर क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो स्ट्रैंड है ये भी डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, सेपरेट होएगा।
टेम्पलेट बनाएगा, यस टेम्पलेट बनाएगा किसका, N15 आइसोटोप का। एंड हमारे पास में ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड लास्ट जनरेशन का, ये क्या है, N14 का है। अब मुझे बताओ कि हमारे पास में मीडियम में तो क्या है, नॉर्मल आइसोटोप है। तो अब जो न्यूली सिंथेसाइज हमारे क्या बनेंगे, स्ट्रैंड्स बनेंगे, उसमें कौन सा आइसोटोप लगेगा, N14 वाला। और N14 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, वाइट स्ट्रैंड से। मतलब जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किसका बनेगा, N14 का। तो यहाँ पर हमारे पास ये N14 आ गया, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, ये भी N14 आ गया, यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, N14 आ जाएगा, यस और नो। और यहाँ पर भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, N14 आ जाएगा। अब हमारे को यहाँ पर कैसे बैंड्स मिले थे, हमारे को मिले था, एक तो हमारे पास में इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला है, हाइब्रिड डेंसिटी वाला, और एक हमारे को कैसे मिला था, लाइट बैंड मिला था। मतलब कि जो कि पूरे ही पूरे N14 से बने हुए हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमारा एक पेरेंट डीएनए डिवाइड करता है या रेप्लिकेट करता है तो वो क्या बनाएगा, उसके पास में 50% तो पेरेंट का डीएनए होगा एंड 50% नॉर्मल डीएनए होगा या आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा। इस एक्सपेरिमेंट से यही समझ आ रहा है ना कि 50% तो हमारे पास पेरेंट से आ रहा है, ये पिछले वाले पेरेंट से आया। हर स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड तो क्या है, पिछले वाले पेरेंट से आया, और एक स्ट्रैंड जो 50% डीएनए है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। यस और नो, आ रही है बात समझ में। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेसेल्सन एंड स्टाल ने क्या प्रूव किया कि जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स में वो कैसा है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब सिर्फ 50% ही कंजर्व करके जाता है। मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए जा रहा है वो सिर्फ पेरेंट से 50% ही जाएगा, बाकी 50% न्यूली सिंथेसाइज होएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट क्या है, हमारे पास में पहले वाले में हैवी आया, दूसरे वाले में हमारे पास में हाइब्रिड आया, क्योंकि 50% हमारे पास क्या था, 50% पेरेंट से था और 50% नया आया। और नया क्या था, यहाँ पर लाइट आइसोटोप था। तो हैवी और लाइट का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। उसके बाद में हमने क्या दिया, हमारा आइसोटोप लाइट ही था, है ना, हमारा आइसोटोप लाइट ही था। तो हमारा आइसोटोप जब लाइट ही था तो हमारे पास यहाँ सर क्या आए थे, 2 स्ट्रैंड्स तो हमारे पास हैवी आए थे और 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास लाइट आए थे। तो जो हैवी थे उनके ऊपर तो क्या हो गया, उनके ऊपर लाइट वाला आइसोटोप का स्ट्रैंड बन गया, तो वो तो हाइब्रिड बना लिए। ये दोनों कैसे हैं, ये हाइब्रिड है, यस और नो, ये क्या हुआ, हाइब्रिड है, यस। एंड ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों लाइट हैं, ये दोनों कैसे हैं, लाइट है, लाइट डीएनए है। तो ये वाला जो बैंड है ये किसका है, लाइट डीएनए का है, और ये वाला बैंड किसका है, हाइब्रिड डीएनए का है। सो दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स एंड प्रूव्स द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया, प्रोकैरियोट्स के लिए किया गया, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के लिए भी किया गया। लेकिन यहाँ पर हमारे को जो लेवल मिला है वो क्या है, डीएनए लेवल है। जो मेसेल्सन एंड स्टाल ने किया था वो किस पे किया था, डीएनए लेवल पे किया था, ठीक है। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखा गया वो किस पर देखा गया, वो देखा गया क्रोमोसोम लेवल पे। क्योंकि आज तक भी हमारे को यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की पूरी बातें पता नहीं है, इट इज स्टिल नॉट क्लियर। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स का इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक भी हमारे को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास कौन से साइंटिस्ट आए, हमारे पास आए टेलर, ठीक है।
क्या आए हमारे पास में, टेलर आए, और टेलर के साथ में हमारे पास में एंड अदर साइंटिस्ट आए, जिनको हम ऐसे लिखते हैं एट आल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1958 में ही किस पे एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पे। किस पे किया, क्योंकि इनको यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन देखना था, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन देखना था इनको, राइट। तो इन्होंने एक यूकैरियोटिक सेल लिया। क्या लिया, यूकैरियोटिक सेल लिया। अब वो यूकैरियोटिक सेल कहां से लिया, यूकैरियोटिक सेल लिया। अब ये सेल इन्होंने कहां से लिया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिया, मतलब एक प्लांट लिया। प्लांट क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो इन्होंने किसका सेल लिया, इन्होंने लिया विशिया फाबा। किसका, विशिया फाबा लिया। ये क्या होते हैं, ये आपके फाबा बीन्स होते हैं, ब्रॉड बीन्स भी आप इनको बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्रॉड बीन्स भी आप इनको बोलते हो। इनकी रूट से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, इनकी रूट से एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ या किस लेवल पे किया गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया आपका क्रोमोसोमल लेवल पे। देखा गया कि क्रोमोसोम में जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो भी क्या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विशिया फाबा का पेड़ था, जो विशिया फाबा का क्या था, प्लांट था, उसकी रूट्स ली। ठीक है, ये आपकी क्या है, सॉइल है। ठीक है, और सॉइल में क्या है, आपकी विशिया फाबा की रूट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, विशिया फाबा की रूट्स। इसको इन्होंने क्या दिया, इसको इन्होंने पहले तो सप्लाई किया मीडियम, जिसमें क्या था हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में था रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड। ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। क्या दिया, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन दिया, थाइमिडीन। आ रही है बात समझ में। तो इन्होंने क्या दिया, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन दिया। और ये इन्होंने तब तक दिया जब तक सारे सेल्स के क्रोमोसोम में क्या हो गया, रेडियो एक्टिविटी आ गई। कुछ दिनों के लिए दिया। ठीक है, क्या दिया, कुछ दिनों के लिए इन्होंने ये रेडियो एक्टिव थाइमिडीन दिया, फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। ठीक है, आ रही है बात समझ में। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने दूसरा मीडियम दिया, रूट्स को फिर इन्होंने क्या किया, दूसरे मीडियम से एक्सपोज किया। ठीक है, ये रूट्स हैं, यही वाली रूट्स हैं, इनको इन्होंने दूसरा मीडियम दिया। और दूसरा मीडियम इन्होंने क्या दिया, दूसरा मीडियम इन्होंने दिया नॉर्मल थाइमिडीन का। अब वो रेडियो एक्टिव नहीं था, अब वो रेडियो एक्टिव नहीं था, वो नॉर्मल थाइमिडीन था। आ रही है बात समझ में। पहले इन्होंने रेडियो एक्टिव दिया, फिर इन्होंने नॉर्मल दिया, फिर इन्होंने क्या दिया, नॉर्मल दिया। आ रही है बात समझ में। और ये इन्होंने नॉर्मल देते रहे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने पहले तो जहां पर रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन दिया उसके क्या निकाले, इसके इन्होंने निकाले सेल्स। क्या निकाले, सेल्स। ठीक है, सेल्स लिए, और सेल के अंदर से जो न्यूक्लियस, अब तो प्रॉपर न्यूक्लियस होगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। अब जो इसके अंदर जो इनका डीएनए है, इसको क्रोमोसोम्स को निकाला। किसको निकाला, क्रोमोसोम्स को निकाला। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने हमारा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हो रहा था उसके सेल्स लिए कुछ दिनों बाद। ठीक है, उसके सेल्स लिए, और उसके न्यूक्लियस में से क्या निकाला, उसके न्यूक्लियस में से जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स थे वो निकाले। ठीक है, और इनको इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या किया, ऑब्जर्व किया।
तो सबसे पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन वाले क्रोमोसोम्स थे। तो इन्होंने क्या देखा कि जो क्रोमोसोम था, ये क्या है, क्रोमोसोम है, यस और नो, इसमें पूरा का पूरा क्या था, पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव थाइमिडीन था। ये क्या था, रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम था, कंप्लीटली रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम। दोनों जो इसकी क्रोमैटिड्स थी, ये वाली क्रोमैटिड भी एंड ये वाली क्रोमैटिड भी, दोनों क्रोमैटिड्स कैसी थी, रेडियो एक्टिव थी। आई बात समझ में। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने जब मीडियम चेंज किया था, जब इन्होंने क्या दिया, नॉर्मल थाइमिडीन दिया, फिर इन्होंने देखा कि सेल्स में कैसे क्रोमोसोम मिल रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि हाफ तो हमारे को कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो हमारे को कैसे मिल रहा है, हाफ क्रोमैटिड तो हमारे को डीएनए में कैसा मिल रहा है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन वाला मिल रहा है, और हाफ हमारे को नॉर्मल थाइमिडीन वाला मिल रहा है, हाफ हमारे को नॉर्मल थाइमिडीन वाला मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्रोमैटिड कैसी हो गई यहाँ पर, ये देखो, तो एक क्रोमैटिड तो हमारी हो गई नॉर्मल थाइमिडीन वाली, यस, ये कैसी हो गई, नॉर्मल थाइमिडीन वाली, और दूसरी हमारी कौन सी हो गई, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन वाली। ये जो पिंक वाली है, ये कहाँ से आ रही है, पेरेंट से आ रही है ना, ये कहाँ से आई, पेरेंट से आई। पेरेंट कैसा था, पेरेंट वॉज कंप्लीटली रेडियो एक्टिव, पेरेंट वॉज कंप्लीटली रेडियो एक्टिव, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हुआ, 50% कॉन्जर्वेशन हुआ पेरेंट का। यहाँ पर क्या देखा गया, 50% क्रोमैटिड कैसी थी, नॉर्मल थाइमिडीन वाली थी, एंड 50% हमारे पास कैसी थी, 50% हमारे पास कैसी थी, रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड थी। आई बात समझ में। फिर इन्होंने एक जनरेशन और देखी, फिर इन्होंने क्या देखा, एक जनरेशन और देखी। अब फिर से क्या होगा, ये क्रोमैटिड्स क्या होंगी, हाफ हाफ स्प्लिट होंगी, क्योंकि रेप्लिकेशन होना है। तो यहाँ से क्या आएगी, एक हमारे पास रेडियो एक्टिव आएगी, ठीक है, और इधर से भी हमारे पास क्या आएगी, एक रेडियो एक्टिव आएगी, ऐसे, ठीक है, और हमारे पास में एक यहाँ से रेडियो एक्टिव नॉर्मल वाली आएगी, और एक यहाँ से हमारे पास में कौन सी आएगी, नॉर्मल वाली आएगी। ठीक है, मीडियम क्या दे रहे हैं हम, मीडियम हमारे पास अभी भी क्या है, नॉर्मल थाइमिडीन है। कैसा है, नॉर्मल थाइमिडीन है, यस और नो। पहले भी हमारे पास नॉर्मल थाइमिडीन था, ये भी नॉर्मल थाइमिडीन है, और नॉर्मल थाइमिडीन क्या बनाएगी, नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड्स। यहाँ पे हाफ इसकी नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड्स, नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड्स एंड नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड्स, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनी, ये नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड, ठीक है, ये आपकी नॉन रेडियो एक्टिव, पूरा क्रोमोसोम नॉन रेडियो एक्टिव, पूरा क्रोमोसोम नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ पर 50% क्रोमैटिड नॉन रेडियो एक्टिव। दूसरे की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 50% क्रोमैटिड रेडियो एक्टिव एंड यहाँ पर 50% क्रोमैटिड रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास में, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, कि हमारे पास में अगर हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी देखते हैं, क्या देखते हैं, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन भी अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव हो रहा है। क्या प्रूव हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यूकैरियोट्स में क्रोमोसोमल लेवल पे किया गया कि क्रोमोसोम्स भी क्या फॉलो करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन फॉलो करते हैं डीएनए का, एंड प्रोकैरियोट्स में हमने डीएनए लेवल पे उतर के देखा तो देखा कि वहाँ पर भी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो डीएनए का सेमी रेप्लिकेटिव मॉडल
दो साइंटिस्ट या दो बार क्या किया गया, प्रूफ करा गया, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, और दोनों में ही क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि हेंस प्रूव्ड हो गया कि हमारा DNA चाहे प्रोकैरियोट्स में ले लें चाहे यूकैरियोट्स में ले लें, वो सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन मॉडल ही फॉलो करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बार NCERT पर नजर मार लेते हैं कि NCERT क्या कहकर जाती है। रेप्लिकेशन होता क्या है, आपके DNA का ड्यूप्लीकेशन। आपका DNA जो पेरेंट से आ रहा है, अगर पेरेंट से आपके जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर रहा है और दो सेल्स बना रहा है, डॉटर सेल्स बना रहा है, तो दोनों डॉटर में 50% क्या आएगा, पेरेंटल DNA आएगा, एंड 50% क्या बनेगा, नया DNA सिंथेसाइज होएगा। तो इस नए DNA के सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लीकेशन ऑफ DNA। आ गई बात समझ में। दिस रिक्वायर्स कॉपिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट। हमने देखा कि जब हमारे दो न्यू डॉटर DNA बनते हैं तो उनमें कैसे मदद करता है, एक पेरेंट का स्ट्रैंड एक्ट करता है एक टेम्पलेट की तरह, और दूसरा जो नया स्ट्रैंड है वो उसको देख देख के कॉपी कर देता है पूरा। आ रही है बात समझ में। फिर हमारे पास क्या आया, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था DNA रेप्लिकेशन मॉडल, जिसको हमने क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि DNA का रेप्लिकेशन तो समझ हो गया, लेकिन ये हो कैसा रहा है, तो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है। आ रही है बात समझ में। फिर क्या किया, उन्होंने बोला कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA के बारे में एक स्टेटमेंट उन्होंने ये बोली कि इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material। क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला था कि जो A है वो डबल बॉन्ड से T से ही बाइंड करेगा, और जो G है वो ट्रिपल बॉन्ड से C से ही बाइंड करेगा, एंड वाइस वर्सा। और इन्होंने एक क्या दिया था, बेसिक रूल दिया था कि प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद द pyrimidine, प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद द pyrimidine। तो जैसे ही इन्होंने ये रूल दिया वैसे ही इन्होंने ये बोला कि जब हम ये रूल देते हैं, सो दिस प्रूव्स दैट देयर इज अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तभी इन्होंने एक वहाँ पे स्टेटमेंट बोली थी ना, क्या स्टेटमेंट बोली थी कि जब एक पेरेंट स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होगा तो वो पेरेंट स्ट्रैंड्स, जो पेरेंट DNA जो है उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह, एंड उनके ऊपर क्या होगा, न्यूली DNA सिंथेसाइज होएगा। बात समझ आ गई। एंड दोनों डॉटर DNA में क्या होगा, हमारे पास में पेरेंट का 50-50% होएगा। यस और नो। देन हमारे पास में क्या आया, सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन आया, जिसमें हमारे पास में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA हमारे को पता है, जिसमें दो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पे बनाए तो ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एंड दे विल एक्ट एज टेम्पलेट। ये भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, एंड ये वाला भी एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। यस और नो। अगर ऊपर वाला जो है उसका क्या बन रहा है, 5' to 3' है, और ये वाला नीचे वाला 3' to 5' है, तो इसको हम 5' to 3' ले लेते हैं, एंड इसको हम 3' to 5' ले लेते हैं। नाउ दीज एक्ट एज टेम्पलेट, और इनके ऊपर क्या बनेगा, इनके ऊपर 5' to 3' के डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होएगा। यस और नो, 5' to 3', और यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होएगा, राइट। यस और नो। सो द पेरेंट स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर द न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। बात समझ में आ रही है। तो जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो हर DNA मॉलिक्यूल में क्या होगा, अगर हमने जैसे पीछे देखा था, हमारे पास में ये एक पेरेंट DNA था, इसने क्या किया, इसने अपना रेप्लिकेशन किया, इसने अपना क्या किया, रेप्लिकेशन किया। अगर ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है, तो हमारे पास में क्या होगा, एक एक स्ट्रैंड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कैसा आएगा, पेरेंट स्ट्रैंड आएगा। पहले तो हमारे पास में यहाँ पर पेरेंट स्ट्रैंड बना लेते हैं, तो एक पेरेंट स्ट्रैंड ये हो जाएगा 5' to 3', एंड दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड हमारे पास में हो जाएगा 3' to 5'। यस, तो ये तो पेरेंट हो गया।
अब इसके ऊपर नया क्या बन रहा है, इसके ऊपर नया बन रहा है एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, दैट इज यहाँ से बनना चालू होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड यहाँ पर चालू होगा यहाँ से ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो हमारे पास में क्या है, डॉटर डीएनए बन रहे हैं, उसमें क्या एक पेरेंटल है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब क्या किया गया, यहाँ पर बताया गया कि डीएनए जो रेप्लिकेट कर रहा है वो सेमी कंजर्वेटिवली कर रहा है। जैसे ही ये नया वर्ड वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, कब दिया ये, 1953 में दिया। किसके साथ में दिया, जब इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, तभी इन्होंने बोल दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है सेमी कंजर्वेटिवली। 1953 में इन्होंने बोल दिया। अब क्या हुआ, 1958 में आ गए हमारे पास में कौन, मेसेल्सन एंड स्टाल। कौन आ गए, मेसेल्सन एंड स्टाल आ गए, और उन्होंने प्रोकैरियोट्स में क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या प्रूव करने के लिए कि वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करता है या नहीं करता है, उन्होंने ईस्चर्शिया कोलाई पे, ई कोलाई के सेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे, टेलर एंड उसकी कंपनी, कौन, टेलर एंड अदर साइंटिस्ट, तो उसको लिखते हैं एटाल। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 1958 में यूकैरियोट्स में जो डीएनए क्रोमोसोम था उनके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किसके अंदर, विशिया फाबा के रूट के सेल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, हमारे मेसेल्सन एंड स्टाल की। उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो किया। किसके ऊपर ग्रो किया, मीडिया सप्लीमेंटेड विद अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड किसका था, हमारे हेवी नाइट्रोजन के आइसोटोप का था। बात आ रही है समझ में? एंड दिस वाज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स बहुत सारे जनरेशंस के लिए। तो चाहे प्रोटीन में अगर नाइट्रोजन लगे तो वो हैवी वाला लगेगा, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन लगेगा तो हैवी वाला लगेगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, हमारे पास में जो डीएनए बना उसके अंदर कौन इनकॉर्पोरेट हो गया, हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप। हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो गया, जिसकी वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हैवी हो गया। अब जब इसको डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन पे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे क्या किया गया, रन किया गया, सेपरेट किया गया, तो यहाँ पर हमारे पास में एक नीचे हैवी बैंड आया। याद है आपको, वो हमारी क्या, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, जिसमें हमारे पास कहाँ आया था बैंड, जिसमें हमारे पास बैंड एकदम नीचे नीचे आया था यहाँ पर। और इसको हमने क्या बोला था कि ये जो डीएनए बना है ये हैवी आइसोटोप वाला बना है, मतलब कि इसमें जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे हैं, हैवी आइसोटोप वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया था हमने। तो क्या किया, यहाँ पर जो मेसेल्सन एंड स्टाल थे उन्होंने ई कोलाई को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अमोनियम क्लोराइड नॉर्मल नाइट्रोजन के आइसोटोप में वाले मीडियम में शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर इन्होंने डेफिनेट टाइम इंटरवल्स पे, एक इन्होंने सैंपल लिया 20 मिनट्स के बाद में, फिर इन्होंने सैंपल लिया 40 मिनट्स के बाद में, और इनमें से इन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, इनमें से इन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। आ रही है बात समझ में? तो 20 मिनट वाले को इन्होंने बोला फर्स्ट जनरेशन, और 40 मिनट वाले को इन्होंने बोला सेकेंड जनरेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, फिर इन्होंने इनकी मेजर करी डेंसिटीज, फिर से वही सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जब हमारे पास क्या आया, फर्स्ट जनरेशन आई। ठीक है, तो हमारे को क्या मिला कि हमारा जो ट्यूब था, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब था, उसमें हमारे को इंटरमीडिएट बैंड मिला। कैसा बैंड मिला था, इंटरमीडिएट बैंड मिला था। मतलब कि हमारे पास में कैसा डीएनए बना है, हाइब्रिड डीएनए बना है। कैसा डीएनए बना है, हाइब्रिड डीएनए बना है। ठीक है, फिर जब इन्होंने सेकेंड जनरेशन का सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में बैंड देखा तो इनको क्या दिखा कि इनको यहाँ पर 2 बैंड्स मिले। ठीक है, एक इनको मिला है हाइब्रिड डीएनए वाला, क्या मिला है, हाइब्रिड डीएनए वाला मिला है। क्या मिला है, हाइब्रिड डीएनए वाला बैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, हाइब्रिड डीएनए का। और एक इनको बैंड मिला है किसका, एक इनको बैंड मिला है लाइट डीएनए का बैंड मिला है। किसका मिला है, लाइट डीएनए का बैंड मिला है। तो इससे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि
कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो सेमी कंजर्वेटिवली कर रहा है। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया कल्चर से 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम N15 हेवी आइसोटोप टू लाइटर आइसोटोप मीडियम, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, जनरेशन 1, राइट। उससे इन्होंने क्या किया, कल्चर निकाला, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने वापस से 40 मिनट पे कल्चर निकाला और उससे सैंपल लिया, यस और नो। तो हाइब्रिड डीएनए और डीएनए विद इंटरमीडिएट डेंसिटी इनको कहाँ मिला, फर्स्ट जनरेशन में मिला, ठीक है। सो डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स। तो वहां पर इनको कैसे मिला रिजल्ट कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब अगर ये डायग्राम हम यहाँ पर देखें तो हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले बैक्टीरिया को ग्रो करा गया हेवी आइसोटोप वाले मीडियम में, जिससे उनको क्या मिला, ओरिजिनल डीएनए मेड अप ऑफ हेवी आइसोटोप। दोनों स्ट्रैंड्स किसके बने हुए थे, हेवी आइसोटोप के। फिर उन्होंने क्या लिया, इसको ट्रांसफर किया एक नॉर्मल मीडियम में, किसमें, नॉर्मल आइसोटोप वाले मीडियम में। तो इनको मिला एक हाइब्रिड, राइट, क्या मिला, दोनों हाइब्रिड मिले, यस और नो। इसके स्ट्रैंड्स को अगर हम लिखेंगे N15 एंड N14 होंगे, एंड इसके भी कैसे होंगे, एक हेवी आइसोटोप का स्ट्रैंड होएगा और एक लाइट आइसोटोप का स्ट्रैंड होएगा। हाइब्रिड डीएनए मिले फर्स्ट जनरेशन से। फिर फर्स्ट जनरेशन ने वापस से क्या किया, 20 मिनट्स बाद में वापस से क्या किया, रेप्लिकेशन किया, डिवीजन किया। तो इनको क्या मिले, इनको 2 हाइब्रिड मिले एंड 2 लाइट आइसोटोप वाले डीएनए स्ट्रैंड्स मिले, ठीक है। तो यहाँ से इस पेरेंट से हमारे पास कितना हुआ, 20 मिनट्स हुआ, यस। एंड फिर इस यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास में कितना गैप हुआ, 20 मिनट्स हुआ। लेकिन हम 40 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जनरेशन से अगर हम देखें तो इस जनरेशन से जो हमारी सेकेंड जनरेशन थी उसमें कितना लगा, 40 मिनट्स, यस और नो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, जैसा हमारे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में देखा गया था। दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव, दिस इज अनदर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। जबकि अगर हम क्या बात करें, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट में टेलर एंड उसके कलीग्स ने 1958 में विशिया फाबा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पर उन्होंने क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन। यहाँ पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज़ किया गया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, दूसरा आइसोटोप था। तो यहाँ पर क्या किया गया, रेडियो एक्टिव ट्राइटिएटेड थाइमिडीन को यूज़ किया गया, ये देखने के लिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का क्रोमोसोम्स में वो कैसे हो रहा है। आ गई बात समझ में। तो इन एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूव हुआ कि जो डीएनए है क्रोमोसोम्स में वो भी कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कॉन्जर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। आ जाओ फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे को दोनों क्रोमैटिड्स कैसे मिली, लेबल्ड मिली, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। फिर जब हमने सेकेंड जनरेशन देखी, जब हमने नॉर्मल थाइमिडीन दिया तो हमारे को 50-50% मिला। आधा हमारे को कैसे मिला, रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड, आधा नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड, आधा रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड, आधा नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमैटिड, ठीक है। फिर जब हमने उसी को कंटिन्यू रखा, नॉर्मल थाइमिडीन ही हम देते रहे, तो हमारे को कैसे मिले, हमारे को 50% तो कैसे मिले, हाइब्रिड क्रोमोसोम्स मिले एंड 50% हमारे को नॉन रेडियो एक्टिव क्रोमोसोम्स मिले। So this also explains the semi-conservative DNA replication model in eukaryotic DNA replication. बात समझ में आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो हमारा DNA replication है उसका एक salient feature क्या है, कि जो DNA replication है चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो चाहे वो यूकैरियोट्स में हो, वो कैसा होगा, सेमी कॉन्जर्वेटिव होगा। कैसा होगा, सेमी कॉन्जर्वेटिव होगा। मतलब अगर हमारा जो डीएनए है वो पेरेंट से अगर डॉटर सेल में जा रहा है तो डॉटर सेल में कितना पेरेंट का कंटेंट बचेगा, ओनली 50% ऑफ पेरेंटल इंफॉर्मेशन इज कंजर्व, 50% ऑफ पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड। इसलिए हमने इसको क्या बोला है,
सेमी कॉन्जर्वेटिव। पूरा का पूरा अगर पेरेंट का आ जाता तो हम उसको कॉन्जर्वेटिव बोल देते, लेकिन आधा ही कॉन्जर्व हुआ है, आधा ही पेरेंट से डीएनए आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी कॉन्जर्वेटिव। बात समझ में आ गई? डीएनए रेप्लिकेशन का एक सेलिएंट फीचर यहाँ पे पता चला, सेमी कंजर्वेटिव। यस, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पूरी जो मशीनरी और इंजाइम्स लगने वाले हैं हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।